दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने कुछ भूगोल के घटना चक्र के कुछ टॉपिक देखे थे। आज उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है साथियों, वो भारत के प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, भौतिक विभाजन से टॉपिक है ये, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है साथियों, चलो शुरू करते हैं। पराचुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है, यानी कि पराचुंबकत्व पैलियोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। ठीक है, विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन से में सहायक होती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में ये सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पराचुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। साथियों, जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका अध्ययन पराचुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। एल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया था। दोस्तों, जो एल्फ्रेड वेगनर महोदय ने अपना सिद्धांत दिया था, उन्होंने भी पराचुंबकीय अध्ययन को उसका आधार बनाया था। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलखंड पिंड गोंडवाना का भाग था। ठीक है दोस्तों, मोटा मोटा देख लें तो अगर मैं आपको बताऊं मोटा मोटा, जैसे जो वेगनर महोदय थे, वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, वेगनर महोदय ने ये जो सिद्धांत दोस्तों दिया था, ये 1912 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था, जो पहले उस टाइम पे कार्बोनिफेरस युग की इन्होंने बात की थी। इन्होंने बोला कार्बोनिफेरस युग में जो हमारा जो इस पृथ्वी का जो भूखंड था, एक ही था वो। ठीक है, एक इस टाइप से भूखंड था। ठीक है, पूरा जो जितने भी हमारे महाद्वीप हैं सब एक ही साथ चिपके हुए थे। तो ठीक है साथियों, वो एक ही साथ क्या चिपके हुए थे। ठीक है, ऐसे एक ही साथ चिपके हुए थे, सभी भूखंड एक साथ चिपके हुए थे। उसके बाद क्या बात साथियों, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, उसके बाद इन्होंने कहा जो इसके जो बाहर का जो विशाल समुंदर है, बोला इसके जो बाहर का जो विशाल समुंदर है, इनको इसने क्या नाम दिया, इसको इन्होंने पैंथालासा दिया। ठीक है, इसका नाम क्या दिया इन्होंने, इसका नाम दिया था पैंजिया। जो स्थलखंड है, ठीक है, इसका नाम दिया था पैंजिया। आप लोग समझ लेना। इसके बाहर जो विशाल समुंदर था, इसको इन्होंने बोला पैंथालासा। ठीक, पैंथालासा। ठीक है, चलो ठीक है, ये मान लीजिए आप। तो उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, उसके बाद जब कार्बोनिफेरस युग के बाद जुरैसिक युग में, सॉरी ट्रियासिक युग में जो भूखंड है, इसके दो टुकड़े हुए साथियों। ठीक है, अब जैसे दो टुकड़े हुए, तो दो टुकड़े होने के बाद एक तो ऊपर वाला टुकड़ा हो गया, एक ये वाला टुकड़ा हो गया। ठीक है, और जो बीच का जो हो गया, ये समुंदर हो गया। मान लेते हैं ये समुंदर है, ये समुंदर है। तो इन्होंने ये जो ऊपर उत्तर वाला, इसको नाम दिया इन्होंने अंगारा लैंड। ठीक है, इसको क्या दिया इन्होंने, अंगारा लैंड। इसको जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला नाम, इसको इन्होंने अंगारा लैंड दिया। ठीक है, और जो नीचे का ये वाला जो दक्षिण वाला एरिया है, ये वाला, इसको इन्होंने दिया गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, ये अंगारा लैंड को एक नाम और से भी जाना जाता है। इसको लॉरेंसिया भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, इसको लॉरेंसिया भी कहा जाता है। ये अंगारा लैंड जो साउथ वाला जो एरिया है, इसको गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। ठीक, तो गोंडवाना, उसके बाद भी दोस्तों उसके बाद इसके जो बाहर जो इसके और वाला जो ये वाला एरिया है, ये जो विशाल समुंदर है आर पार वाला, ये वाला, इसको इन्होंने बोला टिथिस सागर। इसको क्या बोला इन्होंने, टिथिस सागर। ठीक है, टिथिस सागर। ठीक, उसके बाद दोस्तों फिर इन्होंने ऐसे ही अध्ययन किया, तो इन्होंने उसके बाद बोला जुरैसिक युग में, कौन से युग में, जुरैसिक युग में। तो जुरैसिक युग में इन्होंने बोला, जुरैसिक युग में जो हमारे जो स्थलखंड थे, वो फिर अलग अलग होने लगे। जो गोंडवाना लैंड हो गया और अंगाला लैंड हो गया, इससे महाद्वीप अलग अलग विस्थापित होने लगे। ठीक है, तो महाद्वीप विस्थापित हुए, तो गोंडवाना लैंड हो गया। जो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आए दोस्तों, जो साउथ वाला एरिया, ये वाला एरिया है, यहाँ पे एक तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया जैसे, और दक्षिण अमेरिका हो गया, और अफ्रीका हो गया, हिंद महासागर वाला एरिया हो गया नीचे वाला। और अंगारा लैंड वाले में गोंडवाना लैंड में साथियों हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत था वो भी आया, ठीक है। और अंगारा लैंड में दोस्तों एशिया वाला आ गया, एशिया वाला और यूरेशिया वाला पूरा, और साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका, ठीक, यूरोप। तो ये वाले कंट्री अंटार्कटिका, आर्कटिक वाला ये किस में आ गया, ये आ गया अंगारा लैंड वाले में, ठीक है। और जो गोंडवाना लैंड वाले में नीचे वाला एरिया में, इस वाले में नीचे वाले महाद्वीप आ गए। तो दोस्तों मोटा मोटा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए जब डीप पढ़ते हो तो आपको एक एनसीईआरटी का सहारा आपको लेना पड़ेगा साथियों। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लीजिए, ये आपको एक रिवाइज मोड में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। साथियों आप लोग घटना चक्र की प्रासंगिकता को समझ रहे हो, घटना चक्र की इंपॉर्टेंसी को समझ रहे हो। घटना चक्र आपको साथियों कम टाइम पर एक रिवाइज कराती है आपको, ठीक है, एक रिवाइज कराती कि पिछले बार क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलखंड गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है दोस्तों। जो भारतीय स्थलखंड था दोस्तों वो गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका दोस्तों, ठीक है, ये सभी क्या थे, शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। कौन से युग में इस अनेक संवहनी धारा द्वारा क्या हुआ, गोंडवाना लैंड अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया था। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प कहा गया इसमें, लेकिन इसको जुरैसिक युग भी कहा गया। तो इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट जो था दोस्तों गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। जो भारतीय प्लेट था दोस्तों उत्तर दिशा की ओर ऐसे विभाजित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट दोस्तों ये यूरेशियन प्लेट से टकराई। इंडियन जो प्लेट है यहाँ से ऊपर की ओर जो यूरेशियाई उत्तर वाले प्लेट की ओर टकराई, और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी कि भारतीय और यूरेशियन के बीच एक टिथिस सागर के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा एशियाई प्लेट की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई, ठीक है साथियों। चलिए, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, ठीक है दोस्तों। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला साथियों एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों आपको आई होप साफ दिख रहा होगा, आप लोग सुन लीजिए अगर साफ नहीं भी दिख रहा है, वैसे दिख रहा होगा मुझे उम्मीद जहाँ तक है मुझे उम्मीद करता हूँ मैं आपको दिख रहा होगा। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी का निर्माण हुआ था, ठीक हो। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों, प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया, ठीक है। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, ठीक है साथियों। जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है दोस्तों, जो दक्षिण वाला एरिया है, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत ये वाला एरिया, तो ये हमारा जो है ये एक कैसा है, सर्वाधिक स्थिर भाग था ये, ठीक है, स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय रूपांतरी शैलों, ठीक है, आग्नेय तथा रूपांतरी शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों एवं चौड़ी चोटियों से बना हुआ है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शियाई है, ठीक है, आउटर, ठीक है। जो मेघालय का जो पठार है साथियों ये वाला, ऊपर से ये प्रायद्वीपीय भारत है, जो मेघालय यहाँ पे आता है ना, तो मेघालय को पठार कहीं ना कहीं इसका आउटलर है, ठीक है, यहीं से गया हुआ है, ठीक। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया।
भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत के जो पश्चिमी तट का निर्माण साथियों भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है साथियों। जैसे ये है प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूर्वी तट हुआ दोस्तों, इस साइड वाला एरिया, और ये पश्चिमी तट, ठीक है, ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, ठीक है। यहीं पश्चिमी घाट भी इसको यहाँ पे है। यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, ठीक है साथियों। इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से प्रदेश हैं भाई? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। इसको अभी थोड़ी देर में मैप में देखेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिकी प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उप भौतिक भूआकृतियों प्रदेशों में बांटा गया है। तो साथियों ये है मैप, इंडिया का मैप दिया गया है कुछ इस टाइप से। ये देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ठीक। और ये सिंधु गंगा का मैदान वाला एरिया, ठीक है। ये हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला है साथियों, ये वाले पूरे एरिया में ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये वाले एरिया ऐसे। और सिंधु गंगा का मैदान ये वाला हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है। और पूर्वोत्तर हिमालय वाला एरिया ये वाला हो गया, ठीक है, ऐसे हिमालय है हमारा। और ये मध्य उच्च भूमि हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया। और दक्कन का पठार, ठीक। ये पूर्वी तटीय मैदान हो गया, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान। ये पश्चिमी तट हो गए यहाँ वाले, और ये यहाँ पे मैदान हो गया, ठीक। लक्षद्वीप यहाँ पे हो गया, अंडमान निकोबार ये वाला एरिया हो गया। तो कितने भागों में बटा गया? उत्तर का उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला हो गया, उत्तरी भारत का मैदान देख लिया हमने, भारतीय मरुस्थल देख लिया, प्रायद्वीपीय पठार देख लिया, तटीय मैदान देख लिया, द्वीप समूह देख लिया, ठीक। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण एवं भ्रसन से हुआ है, ठीक है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था साथियों, आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण एवं भ्रसन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है साथियों। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानों का निर्माण हुआ है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निर्माण के बाद हुआ, ठीक है। इसको सीक्वेंस में देखना, सबसे पहले कुड़प्पा का हुआ, उसके बाद धारवाड़ का। कभी कभी ये सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ देता है, सबसे पहले कुड़प्पा, उसके बाद धारवाड़ की चट्टानों, सबसे पहले धारवाड़ की, ठीक है। कुड़प्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण साथियों धारवाड़ के क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। पहले धारवाड़ क्रम के चट्टानों का क्रम आएगा, पहले धारवाड़ आएगा, उसके बाद कुड़प्पा, ठीक। उसके बाद विंध्याचल क्रम के चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम के चट्टानों के बाद हुआ। अब देख लीजिए, पहले धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्याचल। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्याचल क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। विंध्याचल क्रम की जो चट्टानों का निर्माण के बाद साथियों किसका निर्माण हुआ था? वो हुआ गोंडवाना क्रम, ठीक है, गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। भारत का जो अधिकांश कोयला होता है दोस्तों वो गोंडवाना क्रम के चट्टानों से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। जो गोंडवाना क्रम के चट्टानों का जो कोयला होता है साथियों वो क्या होता है, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। यहाँ पे सर्वाधिक किस कोयले की प्राप्ति होती है? बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है, इसमें साथियों सल्फर की मात्रा न्यून होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है, इन्होंने IAS प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही साथ UP PCS में प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका, भूतकाल में जो भारत का स्थलपिंड सरका किस ओर सरका साथियों? उत्तर की ओर सरका, ठीक है। जाके देख लेते क्वेश्चन की।
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक हो गया। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलखंड पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हो गया था। ठीक है, चलिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते थे, क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। ठीक है, भारत का जो विशाल भूखंड था वो गोंडवाना लैंड का भाग था, जबकि ऊपर ये वाला एरिया अंगारा लैंड था और ये वाला भाग गोंडवाना लैंड था। ठीक है, चलिए भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित था? भारत दोस्तों 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ठीक है, भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया दोस्तों, विशाल मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तट एवं द्वीप हो गए। ठीक है, तट एवं द्वीप और भारत को 4 तो ये हो गए। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एनसीईआरटी में कहा गया है कि भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतियों में प्रदेशों में बांटा गया है, जबकि भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाई क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, तराई क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में आया था ये क्वेश्चन। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। लंबा क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, पहला है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये बिल्कुल जो संरचनात्मक दृष्टि से जो मेघालय का पठार है दक्कन का पठार का ही विस्तारित रूप है, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही होगा। कश्मीर घाटी की रचना एक समभीति में हुई थी, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये भी सही है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शियाई आउटलर है। ठीक है, यह एक समतल भूमि है जो भ्रषण के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। ठीक है, अतः एक तो सही हो गया भाई। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभीति में हुई, अतः 2 भी सही हो गया। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रवर्त यानी कि फोरडीप पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्निधि की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की
टक्कर से हुई चीनी प्लेट का विवरण प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में नहीं है। ठीक है साथियों, चीनी प्लेट का विवरण प्लेट विवर्तन का जो सिद्धांत है उसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को देखना है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का प्राचीन भाग है। बिल्कुल सही है भाई। हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। ये भी ठीक है, हिमालय का जो पर्वत है वो नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित। ठीक है, न्यू फोल्डेड माउंटेन भी कह सकते हो इसको। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। जो भारत का जो पश्चिमी तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये गलत है साथियों। ठीक है, सी वाला गलत है। जबकि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का व्रत भंडार है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये सी वाला गलत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। ठीक है साथियों, भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। ठीक है, भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है सूची 2, इसको मिलाना है। ठीक है साथियों, दक्कन ट्रैम्प, इसका दोस्तों देख लेते हैं। इसका है बी, ए का तीसरा दक्कन ट्रैम्प क्रेटेशियस आदि नूतन युग में। ठीक है, बी वाला इसका ठीक हो गया, ये वाला ये पहला हो गया दक्कन ट्रैम्प क्रेटेशियस आदि नूतन। ठीक है, बी का पहला पश्चिमी घाट उत्तर नूतन। ठीक है, सी का दूसरा अरावली प्री कैम्ब्रियन युग का है, और जबकि डी का पांचवा नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत न्यूतन। ठीक है, अत्यंत न्यूतन है, मतलब नए, बहुत ज़्यादा नए। उपरोक्त का विवरण इस प्रकार है। दक्कन ट्रैम्प की उत्पत्ति क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में दक्कन ट्रैम्प की उत्पत्ति, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति जो है वो सोनोजोइक यानी कि उत्तर नूतन काल की है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग की है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ मिट्टी अत्यंत नूतन। ठीक है साथियों, जो नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप हैं वो अत्यंत नूतन, क्योंकि भाई जैसे निक्षेप नदियाँ आते हैं तो निक्षेप लाते हैं अपने साथ, तो ये एक अत्यंत न्यूतन काल का है। ठीक है, इसलिए इसको अत्यंत न्यूतन कहा गया है। केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है किसके लिए? केरल का कुट्टनाड किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? यह है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बी वाला भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है साथियों, जो केरल का कुट्टनाड है, कुट्टनाडु या इसको कहा जाता है, ये भारत का क्या है, सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इसमें से इसका विस्तार देख लेते हैं। केरल का कुट्टनाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टनाड को केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टनाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टनाड की खेती के तरीके को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र एक मरुस्थल है, जबकि गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र ये मरुस्थल नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा संचित क्षेत्र है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्थलीय रचना वाला नहीं है? रोहतास नहीं है, ठीक है। बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा है, ठीक है। इसका विस्तार क्या है? बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिणी पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी यानी कि दक्षिणी पूर्वी ये वाला एरिया बिहार का जो है ये वाला एरिया आता है। इसमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल है, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? मुंगेर, नवादा और जमुई धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले क्षेत्र, ठीक है। वहीं रोहतास दक्षिणी पश्चिम वाला है। रोहतास यहाँ वाला एरिया हो गया दक्षिणी पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भूस्थलीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्य भूस्थलीय रचना कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती है। बिहार वालों के लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ठीक है। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रणाली, चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ठीक है, कौन सी है? गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण एवं भ्रसन से हुआ है, ठीक है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुड़प्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्य क्रम के चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है, जिनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, अर्थात सबसे नवीन कौन सा हो गया साथियों? गोंडवाना क्रम, ठीक है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम से ही प्राप्त होता है। जो भारत का अधिकांश कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। अब दोस्तों साथियों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। इसको भी पढ़ लेते हैं। पहले इसके नोट्स देख लेते हैं, पर्वतीय प्रदेश के बारे में क्या नोट्स इन्होंने दिए हैं। भारत की उत्तरी सीमा का विस्तार हिमालयन भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है, ठीक है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर, ठीक है साथियों। में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है, ठीक है। ये इंडिया का नक्शा है साथियों, ठीक है, इस टाइप से। तो ये वाला एरिया से होता है, ये वाला एरिया दोस्तों ये हिमालय है, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा है? हिमालय। तो ये एक ये अर्धवृत्त के आकार का है, ठीक है। जैसे आधा वृत्त है ना, इस टाइप से ये ऐसे एरिया। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 मीटर, ठीक है, किलोमीटर। कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है साथियों? 400 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। हिमालय की कश्मीर में चौड़ाई पूछ सकता है 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 150 किलोमीटर। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, ठीक है साथियों। ये सारे हिमालयी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश भी इनको कह सकते हो। इनके अलावा असम, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हिमालय के पर्वतीय भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है।
जो हिमालय का जो पर्वतीय भाग के जो साथियों, जो हिमालय का जो पश्चिम भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग है साथियों, ऊंचाई में इसकी विविधता है। ठीक है, ये से है पश्चिम भाग। कौन सा हो गया भाई? ये वाला एरिया पश्चिम भाग। पूर्वी भाग ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, सेवन सिस्टर्स आते हैं जो राज्य हमारे, ये वाला एरिया आ गए। और यहाँ पे हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो आते हैं 2, लद्दाख और जिनके। तो यहाँ पे जो है साथियों, पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता। जो पूर्वी भाग ये वाला एरिया है, यहाँ पे ऊंचाई में अधिक विविधता है, अलग अलग प्रकार की ऊंचाइयाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के को निर्माण की आयु के आधार पर, वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्र में बांटा गया है। कौन कौन 4 संरचनात्मक क्षेत्र हैं? पहला हो गया ट्रांस हिमालय। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालय, सबसे उत्तर वाला। ये तिब्बत का क्षेत्र हो गया। दूसरा हो गया वरहद हिमालय, महान हिमालय भी इसको कहा जाता है। तीसरा लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। चौथा है बाह्य उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य जो लॉन्गिट्यूडनल विभाजन है, उत्तर से दक्षिण क्रम में। ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रेटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है इसका अंतिम रूप से इसका उत्थान क्रेटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय वाला एरिया। ठीक है, हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें वरहद हिमालय का महान हिमालय, हिमालय की दूसरी प्राचीन। ये मैंने मैप दिया था आपको, इसमें मैप दिया है, श्रेणी है। ठीक है, देख लेते हैं साथियों। ये वाला एरिया देखिए, ये है, जैसे ये है हिमालय वाला। ठीक है, ये हिमालय, यहाँ पे विविधता अलग, यहाँ पे ज़्यादा विविधता है इसकी ऊंचाई में। ठीक है, इसमें ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ये तिब्बत वाला, ये ट्रांस हिमालय साथियों, ये ट्रांस हिमालय वाला। ठीक है, एरिया है ये सबसे प्राचीन एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया सबसे प्राचीन है। जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग, इसका निर्माण साथियों हम देख रहे थे ऊपर, वरहद या महान हिमालय की बात करें। ठीक है, जो वरहद या महान हिमालय साथियों, इसका निर्माण ओलिगोसीन युग। ठीक है, इसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ है। लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? मध्य मायोसीन युग में, 14 मिलियन वर्ष पूर्व लगभग। तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में। ठीक है, जो शिवालिक श्रेणी है इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है, 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। ठीक है, ये दर्शाया गया मैप के द्वारा। देखिए, ये अरावली क्या बोलते हैं, काराकोरम श्रेणी है सबसे ऊपर में, ये काराकोरम श्रेणी है। ये लद्दाख है। ठीक है, ये जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल है। ठीक है, ये शिवालिक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट की विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यह पूर्व में तीस्ता नदी, पश्चिम में तामू नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। जो कंचनजंगा है साथियों, पूर्व में नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, पूर्व में नेपाल, यहाँ पे भारत का सिक्किम राज्य ये वाला हो गया, और जो नेपाल राज्य है दोस्तों यहाँ पे हो गया, और सिक्किम ये वाला एरिया, ये सिक्किम वाला एरिया हो गया, ये नेपाल वाला है। ठीक है, एवरेस्ट यहाँ पे है। ठीक,
कंचनजंगा हिमाचल पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामू नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्व नेपाल और भारत और सिक्किम के राज्य के बीच स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। जो अन्नपूर्णा चोटी है वो उत्तर मध्य नेपाल में, ठीक है साथियों। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में है, ठीक है। धौलागिरी चोटी जो है वो नेपाल के मध्य में है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, ठीक है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, ठीक है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों में से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच 6 और चौड़ाई 60 से 80, ठीक है। किसकी? लघु या मध्य हिमालय की, ठीक है साथियों। मध्य हिमालय में पीर पांजाल श्रेणी जो श्रृंखला है, पीर पांजाल श्रृंखला सबसे लंबी है, ठीक है। धौलाधर तथा महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है साथियों, ठीक है। इनकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर के बीच। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है, ठीक है। निम्न हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध दून देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया एवं देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है। और कौन सा दून है? पाटली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपथ फुटहिल्स क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ एवं बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है, ठीक है साथियों। कंकड़ और बजरी की संरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक है, ठीक है साथियों। भाबर मैदान जो है वो उसकी चौड़ाई पूर्व में कम है जबकि पश्चिम में अधिक है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं, ठीक है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है, ठीक है साथियों। जैसे कि आपने देखा था पहले, महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। पामीर की गांठ यानी कि तिब्बत ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ठीक है साथियों। जो काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर श्रेणियाँ हैं वो ट्रांस हिमालय का भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालयी पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया जाता है। पश्चिम से पूर्व स्थित क्षेत्र के आधार पर हिमालय को विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय दोस्तों सतलज और सिंधु नदी के बीच स्थित है। पश्चिम से पूर्व यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर इधर को इसमें कश्मीर तथा हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है।
तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय किसके किसके बीच है? तीस्ता और दिहांग। नेपाल हिमालय किसके बीच है? काली और तीस्ता के बीच। कुमाऊं हिमालय नेपाल और सतलज और काली के बीच है, ठीक है। जबकि पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु के बीच है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज यानी कि के मध्य हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रेणियों तथा घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है साथियों। भारत के लिए हिमालय का सबसे बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, ठीक है साथियों। जो हमारा दोस्तों जो हिमालय है, ये वाला एरिया, यहाँ से साइबेरिया से जो हवा आती है ये टकरा जाती है हिमालय से, जिससे ये यहाँ पे हमारे इंडिया में नहीं पहुँच पाती है। साथ ही साथ जो हिमालय है साथियों, यहाँ से हमारा ये वाला मैदान एरिया है, यहाँ से जो निक्षेप आते हैं, जो अवसाद आते रहता है, ये इन अवसाद के ये निक्षेप जो अवसाद हैं ये यहाँ पे अच्छी फसल इसे होती है, ठीक है। डेल्टाई प्रदेश में ना हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। भाई यहाँ से जो वर्षा आती है ऐसे हिमालय से टकरा के यहाँ पे वर्षा कर देती है, ठीक है। यहाँ से हवा आती है, मानसूनी हवाएं आती हैं, यहाँ से पहाड़ पे टकरा के ये यहीं रुक के अगर यहाँ पे पर्वत नहीं होता, ये हिमालय नहीं होता, ये सीधे उत्तर की ओर चले जाती, यहाँ पे टकराते नहीं, ठीक है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा और उनकी सहायक नदियाँ अपरदन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है, ठीक है। अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्व पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। अटल टनल कहाँ पे है? हिमालय के पूर्व पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, ठीक है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया तथा भारत के अटल टनल का निर्माण, ठीक है, तथा भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमालय प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। एक बार देख लेते हैं। हिमालय की अनुदैर्ध्य उत्क्रम, ठीक है साथियों। हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम, हिमालय के कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम यानी कि थ्रस्ट एवं भ्रंश या दरार फॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण से अगर उत्तर को बढ़ते हैं सबसे पहले मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है, MFT मिलता है, ठीक है। MFT तथा MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय यानी कि शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। MBT तथा MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है, ठीक है। इसके ऊपर वृहद हिमालय क्षेत्र जिसे CCZ यानी कि सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन का भी विस्तार है। MCT के ऊपर HC हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है, ठीक है। तिब्बत हिमालयन टेथियन HHC एवं STDS साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य उपस्थित है, ठीक है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिलचर क्षेत्र अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है।
इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति तथा हिमालयी भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेट संचालन के कारण भूकंप प्रवण क्षेत्र है। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है भाई। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात इसका दोस्तों ये है कि कथन है ये, ठीक है। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है। सतत वाहिनी इसलिए नहीं है बल्कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि कारण भी सही है, कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है कथन का सही स्पष्ट कथन, इस कारण से मतलब कथन का जो कथन और कारण सही है, लेकिन जो कारण है कथन का सही रूप से व्याख्या नहीं करता है, ठीक है साथियों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है भाई, ठीक है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमालयों में स्थित होना है, ठीक है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है, अतः कथन और कारण दोनों सत्य है, पर कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला देख लेते हैं। हिमालय से अब इसका बी सही है, एक और दो बिल्कुल सही है, और ये भी पुष्टि भी करता है। कथन क्या है? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, ठीक है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से में स्थित है, इसलिए ये सतत वाहिनी है, ठीक है। बिल्कुल कारण भी ठीक है, कथन भी सही है, और स्पष्टीकरण ये दोनों एक दूसरे की पुष्टि करता है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? वृहद हिमालय श्रेणी, ठीक। उपरोक्त विकल्प के अनुसार वृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोसीन युग यानी कि 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व, इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी, ठीक है, उसके तथा शिवालिक सबसे नवीन मायोसीन युग, ठीक है, जबकि लघु हिमालय का मध्य मायोसीन, शिवालिक का प्लायोसीन, ठीक है। वृहद लघु शिवालिक हिमालय श्रेणी का उत्थान ट्रेसेरी काल के विभिन्न युग में हुआ है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता दोस्तों? इसका उत्तर है डी, 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। सही कथन को ढूंढना है हमें। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होते। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती दोस्तों, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता। साथ ही साथ सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा का निर्माण नहीं करता, जिस कारण से हमें वहाँ पे फसल नहीं हो पाते, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है ये बहुत लाभदायक है फसल के लिए, ठीक है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है अगर हिमालय नहीं होता तो। स्पष्टीकरण क्या है देख लेते हैं इसको भी। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन निक्षेपण के कारण जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। भारत उत्तर में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समस्त मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र, ठीक है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपात क्षेत्र में पश्चिम से
पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़े हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपात क्षेत्र में ही कई कंकड़ और बजरी के जमाओं से निर्मित निकला है। ठीक है। हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश कौन सा है साथियों? शिवालिक है। ठीक है। हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। पर्वत के पाद पे है। ठीक है। पाद मतलब उसके पैर साइड। हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तर लघु ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरास तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा साथियों? हिमालय का हिस्सा है। ठीक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किस युग में हुआ है? सेनोजोइक में। ठीक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? सेनोजोइक युग में। शिवालिक या ब्रह्म हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक भी कहा जाता है इसके साथ ही। ठीक है। प्लायोसीन को ही सेनोजोइक युग भी कहा जाता है। इस काल में शिवालिक या ब्रह्म हिमालय का क्या हुआ? निर्माण हुआ था। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी दोस्तों? इसमें ये डाउटफुल क्वेश्चन है। उत्तराखंड PCS प्री में क्वेश्चन पूछा गया 2010 में। इसमें क्या दिया गया? उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी की हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। इसकी चौड़ाई साथियों 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है, जिस कारण इसका एक सटीक उत्तर नहीं निकल रहा है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। अभी हमने पढ़ा था। कुमाऊं हिमालय सतलज काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच साथियों पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता के बीच साथियों काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवालिक और सैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उपस्थित उदाहरण किसके हैं? गिरिपथ की स्थिति का। ठीक है। भाबर जो प्लेन है साथियों शिवालिक के गिरिपथ श्रेणी क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से देखेंगे। क्या देखेंगे? डी इसका सही है, सभी सही है। गहरे गड्ढे देखेंगे, यू घुमाव वाली नदी घाटी साथियों ऐसे। समानांतर पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। तीव्र ढाल प्रवणता रहती है ना हिमालय क्षेत्रों में। ये सभी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। उपयुक्त सभी हिमालय के नवीन पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये सभी भूआकृतियाँ लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। अब साथियों जम्मू कश्मीर के मानचित्र पर दर्शाया गया है। ये किसको चिन्हित करता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है साथियों। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये वाला जो एरिया है साथियों काराकोरम एरिया है। ठीक है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर श्रेणी होगी, ये पीर पंजाल श्रेणी होगी। ठीक है। जम्मू और कश्मीर में दिए गए उपयुक्त मानचित्र 1, 2, 3, 4 में अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रम इस प्रकार है। सबसे ऊपर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल।
लघु हिमालय स्थित कहाँ पे साथियों? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना चाहती हूँ मैं, ये इसका बी सही है भाई, यानी कि सबसे पहले शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। ठीक है साथियों, कितना रह गया हम लोग एक बार देख लेते हैं। थोड़े से क्वेश्चन रह गए साथियों, आइए इनको निपटा लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी होगी इसमें से? शिवालिक श्रेणी। ठीक है साथियों, भारत के सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसमें इन्होंने दिया है उच्चावच आकृतियाँ दी गई है। ठीक है, इनको दर्शाना है। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलधार पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अब देखते हैं कौन कहाँ पे आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, इसको उत्तर की ओर सजाना है। ठीक है साथियों, उत्तर की ओर सजाना है। दो एक तीन चार है। ठीक है, 2 1 3 4। सबसे पहले धौलधार पर्वत श्रृंखला आएंगे। ठीक है, उत्तर की ओर सबसे नीचे में धौलधार, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला आएंगी, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलधार पर्वत श्रृंखला दोस्तों लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से संबंधित है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर पर्वत, उत्तर दिशा की ओर सबसे पहले भाई इसमें है पीर पंजाल है, फिर उसके बाद जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम। हमने इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ दिया साथियों। सबसे नीचे में पीर पंजाल है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम, यानी कि हम सबसे उत्तर में काराकोरम बोलेंगे, फिर उसके नीचे में लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। चलो स्पष्टीकरण इसका क्या देखना, बहुत बार पढ़ दिया ये क्वेश्चन। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर शिखरों का सही अनुक्रम? ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, यहाँ से इधर को, पूर्व से पश्चिम। सबसे पहले एवरेस्ट आएगा भाई, सॉरी सबसे पहले कंचनजंगा सिक्किम में है ना, उसके बाद एवरेस्ट नेपाल में, फिर अन्नापूर्णा आएगा, फिर धौलागिरी। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया था साथियों 2012 में। उपयुक्त पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, सबसे पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नापूर्णा, फिर धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम कौन सी साथियों? इसमें पटकोई श्रेणी है। ठीक है, अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर श्रेणी, पटकोई में से पटकोई श्रेणी सबसे नवीन है। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है साथियों, चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणी है। ठीक है, पटकोई श्रेणी किसका है? हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ये किस काल का है? ये टर्शियरी युग में हुआ इसका निर्माण। ठीक है साथियों, चलिए निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? कौन सा है? त्रिपुरा नहीं है, बाकी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। ठीक है, पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में से नागालैंड संलग्न है, त्रिपुरा इसमें संलग्न नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी
पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है साथियों। कौन से हिमालय में? मध्य हिमालय में। ये हिमालय प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के दक्षिण पूर्व से दक्षिण उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, इसके सभी सही हैं। इसमें से सही ढूंढना है, इसमें सभी सही हैं, ठीक है। अटल टनल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, ये सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये भी ठीक है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, अटल टनल, ठीक है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये सभी सही है। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्व पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन अटल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी, ठीक है। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। निम्न हिमालयी पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? कौन सी पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल, ठीक है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी कौन से दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है? वरहद हिमालय और पीर पंजाल, ठीक है। वरहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश साथियों बन गया है। ये में स्थित कश्मीर घाटी जो है उत्तर पूर्व में वरद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, यानी कि ये वाला एरिया ना, जैसे ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पे? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग है कौन सा? लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है, ठीक है। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के समृद्ध संधि स्थल पर है। जब भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था इसमें, तब से भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में अवस्थित है साथियों, ठीक है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850 मील, ठीक है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मील। साथियों कुछ ही क्वेश्चन रह गए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 किलोमीटर है। जो ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई है 6,000 मीटर साथियों, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से 8,848 मीटर, लगभग 8,850 मीटर, जैसे कि हमने पूर्व पढ़ा था। नेपाल और चीन में माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित है, अतः विकल्प ए सही है। हिमालय पर्यायवाची किसका? मध्य हिमालय का, ठीक है। हिमांचल पर्यायवाची किसका है? हिमांचल भाई मध्य हिमालय का भाग है, ठीक है साथियों। हिमांचल उपरोक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन दिया गया है, भारत में हिमांचल केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। इसमें हमें सही कथन को ढूंढना है। सही कथन, ये तो गलत है भाई, हिमालय 5 राज्यों में नहीं फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, यह भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, ये सही है। अब देख लेते हैं इसका स्पष्टीकरण।
भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा हैं। ठीक है, इनके अलावा असम, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है साथियों। ठीक है, हिमालय का दोस्तों 5 राज्य से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिम राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका निर्माण 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। साथियों जो मैंने जो पुलिकट बताया था आपको, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। व्याख्यानुसार 1, 2 गलत हैं जबकि 3 सही है। चलिए आइए, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है साथियों? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सॉरी, किस राज्य का हिस्सा नहीं है बोल रहा है भाई। उत्तराखंड में तो है ही हिमालय, सिक्किम में भी है, सारे हिमालय राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी, जबकि उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश हिमालयी राज्य नहीं है। ठीक है, ये मैदानी भाग है यहाँ। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? कौन सी श्रेणी नवीनतम है? हिमालय श्रेणी। ठीक है, हिमालय श्रेणी नवीन पर्वत का उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का। ठीक है, न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ये कौन सी है? हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया गया है कथन कारण वाला, इसको भी देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन कारण है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कथन कारण है इसका, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। इसका क्या है? इसका है ए। अर्थात कथन ए और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, कारण कथन ए का सही व्याख्या करता है, यानी कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, इस कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका विस्तार देख लेते हैं साथियों। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र सेस्मिक जोन 4 एवं 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र शामिल है तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों पर हिमालय का विस्तार है। ठीक है साथियों, अतः ए सही है। हिमालय के कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंशन दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट, जैसे कि पहले भी बताया था आपको, मेन फ्रंटल थ्रस्ट एमएफटी तथा एमबीटी यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट के मध्य उप हिमालय का विस्तार यानी कि शिवालिक एमबीटी तथा एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर वृहद हिमालय, जिसे CCZ यानी कि सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है। का विस्तार MCT के ऊपर HHC हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय टेथियन HHC एवं STDS तिब्बत हिमालय साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके ऊपर में सिंधु सांगपो सिलचर क्षेत्र अवस्थित है। ठीक है,
ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति तथा हिमालयी भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपित क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन का एक उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का। ठीक है। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। अब क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें कौन से कथन सही हैं ये देखना है हमें। इसमें 2 और 3 सही है साथियों। ठीक है, 2 और 3 सही है। कौन कौन से हैं? पहला है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान जीवाश्महीन है। भाई ऐसा नहीं है, जीवाश्महीन नहीं है बल्कि जीवाश्म है उनमें मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान। जबकि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बिल्कुल सही है। साथ ही साथ बाह्य हिमालय का शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम गुफरकाल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हैं। इसका प्रकार 2 और 3 सही है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृतियाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। ठीक। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृतियाँ पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी साथियों आज, लेकिन क्वेश्चन करने ज़रूरी थे। इस वजह से मैंने क्योंकि मैंने आज 2 टॉपिक करा दिए साथियों। ठीक है, मैंने आज कितने टॉपिक करा दिए? 2 टॉपिक करा दिए। अभी से मैं लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो देने की कोशिश करूँगा और एक टॉपिक लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग आगे को करते रहेंगे साथियों। घटनाचक्र किताब को इसी हिसाब से हम लोग को पूरा करना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।